Yeah, welcome students. Today we're going to do revision of ratio analysis. And one of the fantastic chapter in ratio analysis, you need to know first the relevant ratios. Balance sheet, or you can say, I mean to say, relevant equations. ये दोनों मिल जाएगा तो आप लोग को आ जाएगा. अगर ये दोनों चीज आपको आ गई, relevant ratios और equations, तो समझ लो कि रेशियो एनालिसिस आपका हो गया. पर्टिकुलरली स्पीकिंग, इंटरमीडिएट लेवल पे या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब कर रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रेजुएशन की भी बात कर रहा हूँ, आई मीन टू से BFM और आई कैन से MBA इन फिनेंस. तो रेशियो एनालिसिस के पर्टिकुलरली कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, वो है हाउ टू प्रोजेक्ट अ बैलेंस शीट फ्रॉम द गिवन रेशियो. और ये पार्ट लेट मी टेल यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए. प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, हाउ टू प्रोजेक्ट अ बैलेंस शीट बेस्ड ऑन द रिलेवेंट रेशियो. कंपनी प्रोजेक्ट करती है, कंपनी चाहती है कि ये उनके रेशियो के स्टैंडर्ड्स हो, वो ये रेशियो चाहती है और उस हिसाब से अपनी बैलेंस शीट को प्रोजेक्ट करती है. तो ये कैसे किया जाना चाहिए, इसका स्टडी लेवल पे हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे. मैं कोशिश करूँगा कि इतने कम वक्त में आपको आ जाए, क्योंकि ये रिवीजन है, कुछ चीज़ें मैं एकदम डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा. 3 काइंड के रेशियोज है. रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड in 3 ways. 1 in times, second percentages, and last but not least dashes to dash. तो बहुत आसान है, जहां तक टाइम का सवाल है बहुत सिंपल है. जो भी न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, जो आंसर आ गया दैट मच इज टाइम्स. परसेंटेज तो बहुत आसान है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो वो आपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया. और डैश टू डैश में आपको जो टाइम्स में आया, सपोज वो टाइम्स में आपको आंसर आया 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स को आप लिख सकते हो 2:1. मतलब हर 1 रुपए का डिनोमिनेटर तो आपका 2 रुपए का न्यूमरेटर होगा, ये उसका मतलब हो गया. ओके या तो ये हो गया अपना 3 तरीके से हम एक रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं. कितने टाइप के रेशियो होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ रेशियो. 1 revenue ratio, balance sheet ratio, and 3 combined ratio. So revenue ratio, balance sheet ratios, and combined ratio, these are the 3 types of different types of ratio.
रेवेन्यू रेशियो को क्यों रेवेन्यू रेशियो कहते हैं? क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर फ्रॉम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रेशियो को क्यों बैलेंस शीट कहते हैं? बैलेंस शीट रेशियो क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर फ्रॉम बैलेंस शीट। रेवेन्यू रेशियोज को क्यों रेवेन्यू कहते हैं? क्योंकि दे आर नॉट फ्रॉम बैलेंस शीट, दे आर फ्रॉम रेवेन्यू स्टेटमेंट। आई एम सॉरी, दे आर फ्रॉम रेवेन्यू स्टेटमेंट। ओके, इसको और कंबाइंड रेशियो क्योंकि आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर will be from revenue statement और बैलेंस शीट स्टेटमेंट। ओके, तो अदर एक पीएनएल में से रहेगा रेवेन्यू, तो दूसरा बैलेंस शीट में से रहेगा और वाइस वर्सा। ठीक है, कंबाइंड रेशियो कहते हैं। ओके ना, उसके बहुत अभी कुछ रेशियोज को लिवरेज रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो ऐसा भी कहते हैं। तो देयर इज डिफरेंट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। तो मैंने जनरल वे लिया क्योंकि मैं सारे रेशियोज को कवर करना चाहता। पहला है रेवेन्यू रेशियोज। रेवेन्यू रेशियोज में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, you can say expense ratio, then आप कह सकते हो नेक्स्ट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और मैं और एक बता देता हूं, ऑपरेटिंग रेशियो। छह बताए हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग सीओजीएस रेशियो की जरूरत नहीं है। ये इसके ऐसे डाल देंगे। टोटल 5 है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सर पहले 4 रेशियोज तो बहुत आसान है सर। ये 4 रेशियो दे आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। दे आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। यानी जब मैं परसेंटेज बोला तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, और अब मैं बोल रहा हूं कि दे आर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। इसका मतलब है डिनोमिनेटर इज फिक्स्ड, दैट इज सेल्स। अगर डिनोमिनेटर सेल्स है तो न्यूमरेटर विल बी जो रेशियो का नाम। तो जो रेशियो का नाम है वो न्यूमरेटर है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो फॉर्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्सपेंस, अभी एक्सपेंस में एक्चुअली एक्सपेंस रेशियो जैसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसमें वेरियस आ जाते हैं। जैसे कि सीओजीएस रेशियो, सीओजीएस रेशियो का फॉर्मूला है सीओजीएस अपॉन सेल्स इनटू 100। देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेशियो, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अपॉन सेल्स into 100. Then
आप कह सकते हो, वी कैन से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका आंसर होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो वैसे ही एस एन डी अपॉन सेल्स इनटू 100। फाइनेंशियल एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। नॉन ऑपरेटिंग expenses upon sales into 100। तो ये है वेरियस एक्सपेंस रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट। यस, प्लीज एनीवन who can tell me what is operating ratio? Yes, anyone? ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? बोलो बोलो बोलो, अनम्यूट होके बोलो, नो प्रॉब्लम। Then operating ratio is a cost ratio। ऑपरेटिंग रेशियो इज अ कॉस्ट रेशियो, मतलब जो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है। तो आंसर है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स, नेट सेल्स, एवरीथिंग इज नेट सेल्स इनटू 100। अब फ्रैंकली स्पीकिंग ये रेशियो क्लियर नहीं है एज ए व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। प्रॉफिट रेशियो, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। सर ये सारे रेशियोज का क्या मतलब है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टॉक्स एफिशिएंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बताते हैं। तो क्योंकि प्रॉफिट रेशियो है, हायर द रेशियो इज फेवरेबल फॉर द कंपनी। एंड एक्सपेंस रेशियो, देखो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो पहले लिखा था, अब मैं बोल रहा हूँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका ऑपोजिट ही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। मतलब अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% रहेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो 70% रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% रहेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो 75% रहेगा। इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो लिखने की जरूरत नहीं था। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो टॉक्स अबाउट एफिशिएंसी ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो विल टॉक एफिशिएंसी ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। फाइनेंस एक्सपेंसेस will talk about finance department. Non-operating expenses will tell me how much expenses which we have incurred which is not relating to our main business. Operating ratio talks about efficiency of your main business। आपका जो मेन बिजनेस है उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ ये समझने के लिए आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकालना पड़ता है। सर वो लेकिन वो तो कॉस्ट है, करेक्ट कॉस्ट है। अगर वो 90% है उसका मतलब आपको समझना चाहिए इट मीन्स एफिशिएंसी प्रॉफिट विल बी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी 10%। तो जो प्रॉफिट रेशियो के अंदर मैंने लिखा है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स उसकी जरूरत नहीं है। तो सर प्रॉफिट रेशियो में कौन से रेशियोज की जरूरत है?
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100 या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। अभी आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज करो या आफ्टर टैक्स यूज करो, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही एक्सपेंस है, टैक्स। टैक्स एक्सपेंस पे कभी भी कोई कमेंट नहीं करेगा कि ये ज्यादा क्यों हो गया, कम क्यों हो गया। टैक्स एक स्टैट्यूटरी एक्सपेंस है, तो नो वन कमेंट्स ऑन टैक्सेशन एक्सपेंस। ओके, दे सी हाउ मच इज नेट प्रॉफिट, आइदर यू सी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जनरली पीपल सी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये चार रेशियो एफिशिएंसी, या तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट टॉक्स एफिशिएंसी ऑफ योर एंटायर बिजनेस। सारे बिजनेसेस का कंसोलिडेटेड रेशियो है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो। ये हो गया चार रेशियो जो फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत इजी थे समझने के लिए और उनका फॉर्मुलेशन करने के लिए। Now comes a stock turnover ratio. स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपको याद रहेगा, एक चैप्टर है कॉस्टिंग में, मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में आपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो सीखा है। ओके, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या बोलता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेंट्री रेशियो। कि आपका, ये एनीवन कोई बताना चाहेगा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज प्योरली बेस्ड ऑन टू थिंग्स, हाउ मच इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड हाउ मच इज योर एवरेज स्टॉक। अभी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स को नहीं समझता है कि सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कभी कभार यूज करते हैं या कभी कभार हम सेल्स यूज करते हैं। मैं एज ऑफ नाउ मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट? स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। वेरी गुड। इफ स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, तो कैन आई से, मुझे सेल्स के साथ कंपैरिजन करूंगा तो सेल्स वैल्यू इज ऑलवेज हायर बिकॉज सेल्स इंक्लूड्स प्रॉफिट। तो सेल्स का कॉस्ट क्या होता है सर? सेल्स का कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड हेंस वी यूज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नॉट सेल्स। अभी सर फॉर्मूला कैसे बनता है? ओके, फॉर्मूला कैसे बनता है? तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वन टाइम है, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये पूरा चक्कर है, दैट इज पूरे साल का है। तो आपके पास एवरेज स्टॉक ये कितना टाइम्स है, ये ढूंढने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एग्जांपल दिया कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 10,000 और एवरेज स्टॉक है 300। तो कितना टाइम्स है आपका एवरेज स्टॉक का? कितना टाइम्स है सीओजीएस? सीओजीएस आपके एवरेज स्टॉक का कितना टाइम्स है? Okay, the answer, sir, 3.33. Okay, it cannot be 33.33. अगर 1000 होता तो 33.33 एंड 3.33 टू आंसर्स आए हैं। लेट अस से, बहुत सिंपल है, जब मैं बात करता हूं पूरा एक चक्कर, यस 33.33, अभी रिवाइज करके आंसर दिया यस, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,000 है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,000 है, ओके, आपका कितना स्टॉक, वो 10,000 होने के लिए कितना वक्त लगेगा, कि हाउ मच टाइम्स इट विल बी। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज यस 33.33 रिकरिंग। करेक्ट है, रिकरिंग भी बोल सकते हो। तो इन दिस केस कैसे आया 33.33? एकदम परफेक्ट है ये आंसर। तो इट इज
तो कैन आई से सर आंसर इज 10,000 डिवाइडेड बाय 300. 10,000 divided by 300. Yes, cost of goods sold upon average stock. Okay, मतलब पूरे साल का स्टॉक. ओके, मेरे पास जो एवरेज स्टॉक पड़ा हुआ रहता है वो मेरे पूरे साल के सेल्स के 33.33 टाइम्स के हिसाब से इज दिस पर्टिकुलर स्टॉक. दिस स्टॉक इज 33.33 टाइम्स ऑफ माय एंटायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एंटायर सेल्स. ये उसका है. हायर द टाइम्स इज फेवरेबल फॉर द कंपनी के लोअर द टाइम्स इज फेवरेबल फॉर द कंपनी. Higher the time is favorable for the company के lower the times is favorable for the company. सर हायर. ओके, हायर. श्योर, कोई लोअर बोलेगा? क्योंकि दोनों में से एक ही आंसर है, या तो हायर नहीं तो लोअर. बस एक केस ले लेने का बेटा, आपको पता चल जाएगा. हम क्या चाहते हैं, स्टॉक ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, आप बताइए. स्टॉक ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा. वेरी गुड. स्टॉक ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? एक आंसर तो आया ज्यादा. देयर शुड बी मोर स्टॉक. और अगर मोर स्टॉक है तो मैं 300 को 500 कर देता हूं, कीपिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम, और 300 का 500 कर देता हूं. तो यहां पे आंसर यहां पे आंसर आया 20. तो लोअर द रेशियो इज फेवरेबल फॉर द कंपनी एज पर हिम. तो लोअर फॉर द कंपनी. यस यस. तो और कोई एक स्टूडेंट बोली कि सर ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए, कम स्टॉक होना चाहिए, तो आई कीप इट एज 200 एंड दिस इज सेम 10,000. तो ये हो जाएगा 50. तो अब कौन सा सिनेरियो अच्छा है? हम बिल्कुल अभी आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूं. दो दुकान है, दोनों दुकान सेम कैटेगरी के गुड्स रखते हैं. एक दुकान ऐसा है जिसके पास माल बचता ही नहीं है, जैसे माल आया वो बिक जाता है, जैसे माल आया बिक जाता है. और एक ऐसा दुकान है जिसके पास माल बचता है, इतना जल्दी बिकता नहीं है. तो आप आपके हिसाब से कौन सी कंपनी अच्छी है? जिसके पास माल बचता नहीं है वो कि जिसके पास माल बचता है वो? सर बचता नहीं है वो. बचता नहीं है वो. द राइट आंसर इज यस, जो बचता नहीं है वो. जिसके पास जैसे वो गुड्स आता है इमीडिएटली बिक जाता है, मतलब उसका साइकिल टाइम बहुत कम है. साइकिल टाइम बहुत कम है, मतलब वो फटाफट साइकिल्स होते हैं. जैसे कुछ लाया बिक गया, जैसे कुछ लाया बिक गया. दैट इज कॉल्ड एज फास्ट मूविंग. और जो फास्ट मूविंग है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज बेस्ट वन. Hence, lower the stock is favorable for the company, and this scenario is better. That means higher the times is better for the company. This was the concept. Higher the times is better for the company. Now, ये सेम सर मैंने एक्सप्रेस किया टाइम्स में. आपने देखा रहेगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री रेशियो आल्सो. इट इज कॉल्ड एज stock velocity ratio also. Correct? इसलिए क्योंकि इट कैन बी एक्सप्रेस इन डेज, मंथ्स या वीक. करेक्ट है? इट कैन बी एक्सप्रेस इन डेज, मंथ्स या वीक्स. आपने टाइम्स में ही देखा है कि डेज, मंथ्स या वीक में भी देखा है? आपने टाइम्स में भी देखा है कि डेज, मंथ्स एंड वीक में देखा है? टाइम्स में. ओके, टाइम्स में देखा है. डेज, मंथ्स या वीक में नहीं देखा है कभी?
दैट्स इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो इज 2.5 वीक्स या 2.5 मंथ्स, ऐसा नहीं देखा है आपने? सिर्फ टाइम्स ही देखा है। मेरे हिसाब से जहां तक मेरा लॉजिक अवेलेबल है सर, ऐसा कभी मंथ्स में भी आता है या वीक में भी एक्सप्रेस करते हैं, डेज में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो बहुत आसान है सर, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? टाइम्स के लिए ऐसा, डेज मंथ या वीक के लिए कैसा? तो फॉर्मूला बहुत आसान है, फ्रेम करना बहुत ही इजी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहना से पूरे साल का है, पूरा साल मतलब 365 डेज बोलो या 52 वीक्स बोलो या 12 मंथ्स बोलो। क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, मैं अभी इसके डिटेल में नहीं जाता, नहीं तो मैं इसमें और डिटेल जा सकता था। तो अगर ये पूरे साल के लिए इतना, तो मेरे पास एवरेज स्टॉक जो है वो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। यस सोनल, प्लीज आस्क योर क्वेरी। ये अनम्यूट होके बोलिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि और भी दूसरे लोग जो सुन रहे वो उनका भी डाउट रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। तो बात ऐसे चल रही थी, बाय मिस्टेकली किया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो गया सर? एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 365 या 52 या 12 मंथ्स, ओके, डिवाइडेड बाय COGS। तो सर ये सब कुछ लेने का 362 स्लैश मतलब इट कैन बी और या तो 365 नहीं तो 52 नहीं तो 12 लेने का, तीनों में से कोई एक, डिपेंड करता है कि उन्होंने किस में पूछा। अगर डेज में पूछा है तो 365, वीक्स में पूछा है तो 52, मंथ्स में पूछा है तो 12। ये रेशियो हमें ये पता लगाता है कि हमारा स्टॉक कितना फास्ट मूविंग है और कितना स्लो मूविंग है। ओके, आफ्टर दिस मैं आपको एक चीज का एग्जांपल अभी तक नहीं बोला सर। यहाँ पे आपने तो बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और एल्स और दूसरा कौन सा कैटेगरी है वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि समटाइम्स फिनिश गुड्स के लिए प्रोडक्शन रहता है, प्रोडक्शन। ओके, ये तो मैंने जो बोला वो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बेटा। नाउ आई कम टू बैलेंस शीट रेशियोज।